कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी आज आपके सामने एक करंट का टॉपिक लेकर आया हूँ, आउटकम्स ऑफ G7 समिट। हाल ही में जर्मनी में G7 समिट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के कुछ शीर्ष नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर है 2022 की जर्मनी में होने वाली समिट, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विश्व के और भी दूसरे नेता, जो शीर्षस्थ नेता हम लोग देखते हैं, जैसे जो बिडेन अमेरिका के हैं, ठीक है, और भी जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, ठीक है, सभी के सभी जो G7 के लोग हैं वो इस समिट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं G7 की आउटकम्स क्या क्या है। ठीक है, G7 समिट क्या है और उसके आउटकम्स क्या क्या है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रमुख बिंदु है स्टेटमेंट ऑन कमिटमेंट ऑन यूक्रेन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बहुत समय से रूस और यूक्रेन के बीच एक विवाद चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। ठीक है, और उसमें जो G7 के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने यूक्रेन का पक्ष लिया है, यूक्रेन को उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, और कंडेम किया है रूस को, जो अनजस्टिफेबल जो एक वॉर चल रहा है। ठीक है, उन्होंने अनजस्टिफेबल वॉर कहा है यूक्रेन और रूस के बीच में जो है। ठीक है, और बोला है कि हम लोग यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद देंगे, मिलिट्री ग्राउंड पर मदद देंगे एंड डिप्लोमेटिक तौर पर भी वो क्या की दी जाएगी, मदद दी जाएगी। और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर 3 बिलियन जो है वो मदद देने वाले हैं और उसको 30 बिलियन तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आउटकम्स निकल कर आया G7 समिट का, वह यह था कि यूक्रेन का सीधा सीधा पक्ष लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो युद्ध है 2 से 3 महीने तक लगातार लंबा खिंचा हुआ चला जा रहा है। वो यूक्रेन छोटा सा देश, इससे बोला जा रहा था कि 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 महीने तक लगातार युद्ध चल रहा है। वो इस वजह से, क्योंकि G7 समिट जो है, G7 के जो देश हैं, नाटो के जो देश हैं और यूरोपियन कंट्रीज जो देश है, उन्होंने मिलिट्री के तौर पर और फाइनेंशियल तौर पर यूक्रेन की बहुत मदद किया। ठीक है, तो फर्स्ट है यूक्रेन का उन्होंने पक्ष लिया है। ठीक है, सेकेंड, कुछ रूस के ऊपर, रशिया के ऊपर उन्होंने क्या लगाए हैं, कुछ सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं। ठीक है, तो सैंक्शंस जो हैं उनका ट्रांसपोर्ट जो वो ऑयल कर रहा है पूरे विश्व में, जैसे उसमें एक इंडिया भी है कि इंडिया का जो मंथली ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें से 25% विश्व में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार 25% इंडिया के ऑयल में रूस का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो वो देख रहे हैं। इसके अलावा सेकेंड है कि जो फॉरेन बैंक है आपका रूस का, उस फॉरेन बैंक की जो एसेट्स हैं दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका में, एशिया में, जहां एसेट्स है, उसको भी ब्लॉक करने की बात कही कि हम रूस के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा देंगे कि वो भी हम उसको क्या करेंगे, उसके जो भी एसेट दूसरे देशों में है वो उसको हमको लेकर चलना है। थर्ड बात ये है कि मिलिट्री जो है, रिड्यूसिंग मिलिट्री एक्सेस। ठीक है, रूस की जहां पर जिन देशों में मिलिट्री एक्सेस है उसको भी रिड्यूस करने की उन्होंने क्या कहा है, बात कहा है। और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है कि ऑयल गार्ड जो है उसके जहां ऑयल के कुएं हैं या जहां बंदरगाह हो जहां से वो पहुंचाता है, उसको भी उनको बंद करने की उन्होंने बात की। ठीक है, तो कुछ ऐसे रूस के ऊपर उन्होंने क्या लगाया, सेक्शंस लगाए। पहला, यूक्रेन को मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं G7 कंट्रीज और जो नेता उनको बुलाया गया वहां लोग। और सेकेंड, कि रूस के ऊपर कौन कौन से सेंक्शंस लगा करके यूक्रेन की मदद की जा सकती है, जो रूस जो वार कर रहा है, वॉर उसने जो छेड़ा उसके लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, ठीक है, तब से पूरे विश्व में फूड सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही, फूड शॉर्टेज की समस्या देखने को मिल रहा है। इस बार हम लोग देखेंगे तो भारत सरकार ने बोला था कि हम पूरे विश्व में गेहूं की क्या कर देंगे, आपूर्ति कर देंगे, लेकिन जब इंडिया में इसका प्राइस बढ़ने लगा तो हमने हमारे इंपोर्ट के ऊपर सेक्शंस लगा दी कि हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक बोला है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो G7 जो पार्टीज हैं, ठीक है, क्या वो 100 बिलियन का एट प्रेजेंट में 100 बिलियन का उनका लक्ष्य है। ठीक है, कि 100 बिलियन हम लोगों को 2030 तक हम लोगों को इसको फूड सिक्योरिटी में 30 बिलियन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। उसमें से उन्होंने इंस्टेंटली $50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन जो है डॉलर, वो क्या कर दिए, लिफ्ट कर दिए फॉर द माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, है ना, ये 500 मिलियन उन्होंने क्या जारी कर दिए। इसके अलावा
यूक्रेन को मदद देंगे वो वीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और वीट एक्सपोर्ट के लिए, ताकि जो यूरोप कंट्रीज जो डिपेंड था अब तक यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन उसको नहीं आगे बढ़ने दे रहा, रूस उसके जो वीट प्रोडक्शन उसको सारे के सारे बंदरगाहों को घेर करके बैठा और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी वो क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है, और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और प्रोड्यूस करने के लिए भी बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने 3 पॉइंट बढ़ा, वो बेसिकली रूस यूक्रेन विवाद और वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी विवाद को लेकर के चल रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका भारत की भी होने वाली है, वो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा जो G7 कंट्रीज हैं उनका फोर्थ लक्ष्य चीन को किस तरह से काउंटर किया जाए। चीन का जो एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल एक सुपर पावर के तौर पर या दूसरे भी सुपर पावर के तौर पर हम देख रहे हैं, तो उस तरह से चीन को किस तरह से काउंटर किया जाए उसको लेकर के किया जा रहा है, क्योंकि चीन का एक पॉलिसी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि चीन एक पॉलिसी चला रहा है बहुत समय पहले से, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ठीक है, कि यानी कि वो ऋण के जाल में देशों को क्या कर रहा है, फांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाता है, ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं हो पाते, उनसे आउटकम नहीं मिल पाता है, तो फिर वो अपने ऋण की वसूली के दबाव लगाता है, जब दे नहीं पाते तो उनसे उनके रिसोर्सेस ले लेता है, एक बात है। तो उस तरह से चीन को किस तरह से काउंटर किया जाए, उसके लिए उन्होंने बोला कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलप करने के लिए जो है प्लान कर रहे हैं, और वो प्लान होगा भैया 600 बिलियन का, ठीक है, कितने बिलियन का, तो $600 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट प्लान वो क्या है, करने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इस बार एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, AIIB के ऊपर एक क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के ऊपर, नया ही बैंक है, ठीक है, एक्चुअली इसमें चाइना का काफी हस्तक्षेप और चाइना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए उसको लेकर के G7 कंट्री 600 बिलियन का नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करने वाली है, प्लान करने वाली, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर लिख दिया गया कि चाइना का जो कंसर्न है, ठीक है, क्या अनसस्टेनेबल डेब्ट जो है, ठीक है, उसको क्रिएशंस को लेकर के, तो उसको उनको खत्म करना है कि जो भी देश इस चीन के डेब्ट पॉलिसी में फंस रहे हैं या जाल में फंस रहे हैं, उसको किस तरह से रखा जाए। तो फोर्थ जो पॉइंट उन लोगों का ये है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे हाल ही के कुछ समय में जब से जो बिडेन साहब आए हैं, ठीक है, तो जो अमेरिका कुछ प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था, जैसे पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो चुका था, और भी जितना भी यूएन क्लॉज से बाहर होने की बात की, WHO से बाहर होने की बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब करके गए थे, तो उन्होंने वापस से इनमें शामिल होकर के अपना कंट्रीब्यूशन देने की बात कही। तो G7 जो काम करेगा, इस G7 जो समिट हुआ उसमें जो ग्रुप में एक क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने बात कहा है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे, और उसमें शामिल किया गया है। बेसिकली हम लोगों को इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया को साथ देने की बात कहा है, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, ऐसे कुछ देश जिसको क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए G7 के साथ मिलकर के क्या होगा, काम होगा, और इनको मदद दी जाएगी, किसके थ्रू, G7 के जरिए, ठीक है। और हम आप लोगों को पता होगा पेरिस समिट हुआ 2015 में, उस पेरिस समिट में विश्व के टेम्परेचर को कम रखने, पृथ्वी के टेम्परेचर को कम रखने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। एक लक्ष्य था, ठीक है, कि किसी भी हालत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है, लेकिन आइडियल जो रखा गया वो रखा गया 1.5, ठीक है, तो 1.5 तक ही रहना, और किसी भी कंडीशन में 2% से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। उस पेरिस समिट के लक्ष्य को एक बार फिर से क्या किया गया, इसमें दोहराया गया, ठीक है। तो एक चीज ये भी हम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनली, ठीक है, रीसाइलेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें अगर आप मोटा-मोटी मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें रूस और चाइना की जो ऑटोक्रेट डेमोक्रेसीज हैं उनको काउंटर करने के लिए बात कहा गया है कि ये जो ग्रुप है वो ऐसे देशों का साथ चाहता है जहां पर डेमोक्रेटिक पावर हो, डेमोक्रेसी के थ्रू, जनता के थ्रू हुई चुनी हुई सरकार हो, और वहां पर ह्यूमन राइट्स की समस्या ना, ह्यूमन राइट अच्छा खासा उन चीजों को लेकर के चीजें की जा रही है जहां पर जेंडर इक्वालिटी हो, ठीक है क्या, इसके अलावा ह्यूमन राइट प्रमोशन किया जाए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल्स, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ये सारी चीजें वहां पर होती ही हैं जहां पर डेमोक्रेसी होती, ठीक है। तो रूस और चाइना को काउंटर करने के लिए एक अलग से सेशन इसको क्या किया गया था, G7 समिट में रखा गया था, और इंडिया ने सिर्फ 2 ही G7 समिट में पार्टिसिपेट किया है, उसमें से एक ये था, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक और मोस्ट IMP पॉइंट है G7 समिट के अलावा भी, इसको भी हम लोगों को देखना है। यहां पर जैसे कि लिखा गया कि जो अथॉरिटियन आपके कंट्रीज हैं लाइक रसिया और लाइक चीन, ठीक है, रूस और चीन को काउंटर करने के लिए चीजें जो हैं वो इसमें
आपका कही गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थे 6 पॉइंट जो आउटकम्स निकल कर आए G7 समिट के। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का इसके क्या लाभ हो सकते हैं। भारत G7 देशों के साथ मिलकर के, G7 ग्रुप के साथ मिलकर के क्या और अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो भारत G7 का मेंबर नहीं। ठीक है, पहले बात तो हम लोगों को ध्यान रखना कि भारत G7 कंट्रीज का मेंबर नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कुछ समय के बाद में कि G7 कंट्रीज क्या है, कब बना, क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना है कि भारत G7 समिट का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर भारत को वहां पर क्या किया गया है, जर्मनी में बुलाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, भारत ने पूरे के पूरे जो G7 समिट था उसमें सारे के सारे जो आपके सेशंस, उन सारे के सारे सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ 2 ही ऐसे सेशंस थे जिनमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो एक रखा गया कि भैया आने वाला फ्यूचर कौन कौन सा है, अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा भविष्य हो पूरे विश्व का, वो वाला सेशन में पार्टिसिपेट किया। उस वाले में क्लाइमेट, एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ, जैसे कि कोविड-19 के बाद के पीरियड में ऐसी अगर कोई महामारी आती है तो ये सातों के सातों देश मिलकर के या विश्व के क्या मदद कर सकते हैं या अपने देश में क्या मदद कर सकते हैं। भारत उसमें वैक्सीन, जैसे भारत में पूरा वैक्सीन का डंका बजा, भारत की वैक्सीन का, तो भारत क्या कर सकता है वहाँ। और सेकेंड है आपका फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्या सबसे बड़ी जो चीज़, जो समस्या इस समय आ रही है, दिखाई दे रही है वापस से, वो है फूड सिक्योरिटी का, कि खाद्यान्न समस्या की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और न्यूट्रिशन वाला खाद्यान्न मिले। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट के इस सेशन के ऊपर भारत को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, इसमें क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी 3-4 सब्जेक्ट्स क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत इन सभी चीजों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे किसी भी एनर्जी, किसी भी चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं, चाहे हम लोगों का पेरिस समिट का जो भारत ने खुद के लिए जो शुरुआत किया था कि हम लोग 33 से लेकर के 35% CO2 को रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल पे लेकर के, हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का क्या करने वाले हैं, 2022 तक का हम लोगों का लक्ष्य था, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ, कोविड में भारत में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हम लोगों की वैक्सीन जो है दूसरे बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू पूरे विश्व में वैक्सीन को पहुंचा है। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो गेहूं है, ठीक है, और जो फूड है वो सभी जगह पर क्या कर रहा है, आज पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वाला सेशन में भारत ने पार्टिसिपेट किया और दूसरा जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, रिसाइलेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, तो भारत किस तरह से डेमोक्रेसी को लेकर के आगे चल रहा है और दूसरे देश उससे किस प्रकार सीख सकते हैं, वो चीजें जो है वो किया गया। ठीक है, तो भारत ने 2 इसमें चीज लिया। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी एक्टर्स की क्या क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन। ठीक है, ये इंडिया में हाल फिलहाल के 1 से 1.5 महीने 2 महीने का काफी चर्चित मुद्दा रहा है। ठीक है, जिसमें कुछ चीजें निकल कर आई, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है क्या, लेकिन भारत अपने जो लोगों की स्वतंत्रता है बोलने की, उसको किस तरह से लेकर के चलेगा और पूरी कंट्री ही किस प्रकार से चल सकती है, सातों के सातों देशों में क्या क्या समस्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, वह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है भारत ने आपका किया। ठीक है, तो दो ही सेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, बात ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि इंडिया G7 का परमानेंट क्या नहीं है, मेंबर नहीं, गेस्ट मेंबर। ठीक है, यहां पे लिख दिया गया जैसे कि इंडिया गेस्ट मेंबर के तौर पर क्या किया गया है, बुलाया गया था। और इंडिया के अलावा 5 ऐसी और कंट्रीज थी जिनको भी इसमें क्या किया गया था, इन्वाइट किया गया था। कौन कौन सी कंट्रीज देख लेते हैं, जैसे अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका की कंट्री अर्जेंटीना, एशिया से इंडिया को बुलाया गया। ठीक है, एशिया से एक और देश से इंडोनेशिया को बुलाया गया। ठीक है, अफ्रीका से सेनेगल और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका कंटिनेंट से 2 को बुलाया गया, 2 एशिया से बुलाया गया। ठीक है, और यूरोप से इसलिए क्योंकि 4 कंट्री यूरोप की, उसमें वैसे ही शामिल है। ठीक है, और इसमें खास तौर पर जो चीन और रूस जो है, ठीक है, चीन और रसिया को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी के तौर पर क्या किया गया है, काम किया गया है। ठीक है, तो ये था इंडिया के लिए आउटकम्स कि इंडिया क्या क्या कर सकता है और क्या क्या इंडिया ने वहां पर जाकर के अपने बातचीत कही है।
ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पहले आउटकम्स क्या क्या थे, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दूसरे सेशन में हम लोगों ने देखा कि इंडिया क्या कर सकता है G7 समिट में और फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया का, वहां देखा। अब थर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं G7 बार बार आ रहा, तो G7 एक्चुअल में है क्या। तो G7 के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका G7 ग्रुप है, ठीक है। G7 में 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें एक जो देश है वो है आपका USA, ठीक है। इसमें 4 देश आपके यूरोप के 4 देश हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है। और इसमें एक देश एशिया का है, ठीक है। तो एशिया का एक ही देश है, कौन सा, जापान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग है। और जब G7 ग्रुप जब फॉर्मेशन हुआ G7 ग्रुप्स का, तब उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर है ना, औद्योगिक तौर पर जो बहुत अच्छे देश थे, बहुत मजबूत देश थे, जिनके यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा था, तो उन देशों ने मिलकर के G7 ग्रुप का क्या किया है, फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना G7 ग्रुप, ठीक। G7 ग्रुप जो है स्टार्टिंग में 1975 में 1975 में 6 देशों के साथ इसका फॉर्मेशन शुरुआत हुई। कितने देश थे, तो 6 कंट्रीज से इन्होंने शुरुआत की 1975 में। और 1976 में एक और देश इसमें आकर के जुड़ जाता है, नाम है उसका कनाडा, तो वो हो जाता G7। जब G7 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ तो उनके सामने कुछ चुनौतियां थी। और फर्स्ट था आपका ऑयल क्राइसिस से किस तरह से निपटा जाए, और ग्लोबल करेंसी की प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन दो समस्याओं को लेकर के इस G7 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। और बाद में ये और भी कुछ अलग अलग लेवल पर ये आपका क्या करने लगा, काम करने लगा। लेकिन बेसिकली जब इसका फाउंडेशन हुआ, जब उसके समय विश्व के सामने समस्या थी, तो इन देशों ने मिलकर के, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके पास पैसा था, ठीक है, और इन्होंने उसके तौर पर क्या किया, काम करना शुरू किया। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है, यानी कि यूरोपियन यूनियन है, उसके जो अध्यक्ष है, उनको हमेशा क्या किया जाता है, ऑलवेज इन्वाइटेड, हमेशा क्या किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि 1990 में, ठीक है, 1990 में जब सोवियत यूनियन क्या हुआ, उसका विघटन हुआ सोवियत यूनियन का, और जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसके बाद रूस को इसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। रूस को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो G7 जो है वो हो जाता है G8, ठीक है, G8। लेकिन बाद में 2008 में रूस जॉर्जिया के ऊपर आक्रमण कर देता है, और 2005 में क्रीमिया वाला जो आपका इलाका है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेता है। तो G7 ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया जाता है, और एक वापस से G8 ग्रुप जो है G7 के तौर पर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा G7 जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो 50%, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 50% ग्लोबल GDP अपने पास रखते हैं 7 देश मिलकर के। लेकिन इनकी जो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है करीब 7.5-8 अरब में से, वो सिर्फ 10% ही रखते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंटनेस है, जो सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए पूरे विश्व की, वो कम में ऐसी आलोचना की जाती है कि 50% पैसा है लेकिन पॉपुलेशन 10% है, यानी वही इनइक्वालिटी वाली बात है। तो वो उसमें हमको देखना चाहिए कि जो पैसे का जो कुछ ही लोगों के हाथ में जो पेमेंट है या पैसा है, पूरे विश्व का वेल्थ है, ठीक है, वो किस तरह से हम लोग दे सकते हैं, और किस तरह से दूसरे लोगों को भी इसमें क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, कि आलोचना के तौर पर उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसलिए पूरे के पूरे रेड लाइन में मैंने लिखा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ऐसे बोल दिया जाता है कि भारत को पहली, ऐसा माहौल बनाया गया है कि भारत को पहली ही बार G7 समिट में इनवाइट किया गया, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे ओकेशंस हैं जिसमें भारत को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया था, ठीक है। और सेवरल ओकेशंस पे भारत को इनवाइट किया गया था। उसमें 2005 से 2009 जब पूरा विश्व सबसे ज़्यादा खराब दौर में गुजर रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, रिसेशन का दौर था, तो उस समय भारत को लगातार 5 सेशन में क्या किया गया था, बुलाया गया था। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो वो जब पूरा का पूरा विश्व जो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में के दौर से क्या कर रहा था, गुजर रहा था, तो भारत को बहुत सारे ओकेशंस पे G7 समिट पे बुला लिया जाता है, ठीक है। और ये जो G7 समिट जो होस्ट करता है, जिस देश में होता है, उस देश का उनके हैंड में होता है कि किसको इनवाइट करना है और किसको इनवाइट नहीं करना है,
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने G7 समिट के आउटकम्स क्या क्या थे, 6 आउटकम्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के क्या लाभ हो सकते हैं, भारत से क्या लाभ पूरा का पूरा विश्व ले सकता है। और फिर देखा हमने G7 कंट्रीज का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार G6 से शुरुआत हुआ, G7 G8 तक गया और फिर वापस से G7 तक गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आऊँगा। थैंक यू।